स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी बुझे हुए दीप और टूटी हुई आस्थाएं। चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर उसने फ्रिज में झांका। दूध का कहीं पता न था। किचन प्लेटफॉर्म पर दूध का खाली बर्तन ही मिल जाता तो वह उसे खंगाल कर चाय में डाल देती, पर वह तो आधा दर्जन कप प्लेटों के साथ सिंक में पड़ा था। उफ, ये आदमी दिन भर में कितनी चाय पीता है। कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि स्कूल से लौटने के बाद उसे भी चाय की तलब होगी, खासकर आज जबकि उसका शनिवार का व्रत है। यह भी नहीं हुआ कि सामने की गुमटी से एक पैकेट ही लाकर रख देते। दूध खत्म हो गया क्या? उसने जानबूझकर बाहर आकर पूछा। पति ने टीवी से नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया। फ्रिज में नहीं है न? तो खत्म ही हो गया होगा। आधा लीटर तो लेती हो, उसका भी पंचनामा करने बैठ जाती हो। वह भुनभुनाते हुए भीतर लौट आई। ये आधा लीटर दूध भी कैसे जुटा रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। पर उन्हें तो दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर वह निश्चिंत हो गए हैं। उसने किसी तरह वह काली चाय ही गटक ली और फ्रिज में से लौकी निकालकर छीलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पतिदेव भीतर आए। तुम्हारी चाय बन गई क्या? दूध तो है ही नहीं, चाय काहे से बनेगी? शिट, मैं सोच रहा था अपने लिए बनाओगी तो 2 घूंट मैं भी ले लूंगा। दूध ला दीजिए, अभी बना देती हूँ। सुबह थोड़ा ज्यादा ले लिया करो न। घी और मक्खन तो तुम्हारे राज में सपना ही हो गए हैं। पर कम से कम चाय तो मन भर के पीने दो। सब्जी काहे की बना रही हो? लौकी। इससे सस्ती कोई सब्जी बाजार में नहीं है क्या? ये आपसे किसने कह दिया कि लौकी सस्ती है? एक आदमी को छोड़कर बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है। दालें सोना हो रही हैं और प्याज आकाश छू रहा है। सामान्य आदमी का तो जीना ही दूभर हो गया है। बड़बड़ाते हुए उसने कटी हुई लौकी एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दी और कहा, अपनी पसंद की कोई सब्जी ला दीजिए, फटाफट बना दूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से सिर्फ 2 केलों पर हूँ। तो ये व्रत उपवास करने के लिए किसने कहा था? क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ? अगर मेरे लिए कर रही हो तो मत करो। यही चीजें मेरा रास्ता रोकती हैं। मतलब मतलब तुम्हारे पुण्य आड़े नहीं आते तो कब का छू मंत्र हो गया होता मैं भी छूट जाता, तुम भी आजाद हो जाती। बस, जब भी देखा कि विवाद जरा ज्यादा गहरा गया है या कि अपना पक्ष कमजोर पड़ रहा है तो झट से मरण द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो वह डर जाती थी, पर अब इस इमोशनल ब्लैकमेल का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि गुस्सा ही आता है। इच्छा होती है कि कह दे, मरना है तो जाकर मरो न, बार बार धमकी क्यों देते हो? ऐसे जीते जी भी तो मुझे कौन सा सुख दे रहे हो? पर कह नहीं पाती, संस्कार आड़े आ जाते हैं। फिर डर भी लगता है, वैसे ही दिमाग खराब चल रहा है। अगर बात लग गई और सचमुच कुछ कर बैठे तो वह जिंदगी भर अपने को माफ नहीं कर पाएगी। घर वाले खा जाएंगे सो अलग। बाहर टीवी की आवाज फिर से आने लगी थी। वह समझ गई कि वे बाजार नहीं जाएंगे, अपनी सिगरेट लेने चले जाते हैं। यही गनीमत है, नहीं तो उसे ही पान के ठेले पर भेज देते। उसने लौकी बाहर निकालकर छोंक दी, दाल चावल का कुकर लगाया, आटा गूंद कर रख दिया और बर्तन साफ करने में जुट गई। जितनी तेजी से उसके हाथ चल रहे थे, उतने ही रोष से वह भुन भुना रही थी। जानते हैं, आजकल मेहरी नहीं है, फिर भी बर्तनों का ढेर लगा देते हैं। हर बार नई पतीली निकालेंगे। मेहरी होती तो बिदक कर भाग जाती, पर ये जो बिना पैसे वाली नौकरानी है ना, ये भागकर कहाँ जाएगी? उसे तो यहीं खटना है। तवा गैस पर रखकर उसने प्लेट लगा दी और खाने के लिए आवाज दी। उसकी पूरी रोटियां बन गई, पर वे नहीं आए। फिर उसने अपनी भी प्लेट लगा ली और आवाज दी। वे भीतर आए, तब तक वह एक रोटी खा चुकी थी। उसे सचमुच जमकर भूख लगी थी। वे बेमन से थाली पर बैठे और कोर चुभलाते रहे। अपनी नाराजगी को, नापसंदीगी को जाहिर करने का उनका यह तरीका था।
पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपना पूरा खाना खाकर ही उठी। खाना खाते हुए उसे याद आया कि 2 दिन से बड़े भैया का पत्र आया पड़ा है। उन्होंने 1-2 पते दिए थे। पूछना चाहती थी कि कहाँ संपर्क किया या नहीं, पर उनका मूड देखकर चुप रह गई। इस समय पूछना बर्र के छत्ते में हाथ देने जैसा ही था। वैसे भी आजकल बड़े भैया का नाम लेते ही उन्हें आग लग जाती है। कहते हैं, तुम्हारे भैया तो चाहते हैं कि मैं उनके दोस्तों के दफ्तर में चपरासी बन जाऊं। यह सच है कि भैया बहुत अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव नहीं दे पा रहे थे, पर यह स्वाभाविक ही था न। इतनी अच्छी नौकरी थी, वह नहीं रह पाई। अब जो भी मिलेगी वह दोयम दर्जे की ही होगी न। कम से कम उसे काम चलाऊ रूप में तो स्वीकार किया जा सकता है। खाने के बाद उसने बर्तन साफ किए, रसोई समेटी। रोज तो सुबह के लिए सब्जी भी काट कर रख लेती थी, पर आज घर में कोई सब्जी नहीं थी। वैसे भी कल इतवार था, उसे स्कूल जाना तो था, पर देर से। कमरे में आकर उसने बिस्तर ठीक किया और कल के लिए बैग भरकर रख लिया। कार्यक्रम तो 6 बजे से है, पर स्टाफ को 2 बजे बुलाया है। उसके जिम में रंगोली है, स्टेज की सजावट है, गमलों का कलात्मक संयोजन है। यह सब करते कराते उसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा। 5-10 मिनट जो भी मिलेंगे उसमें उसे तैयार होना है। इसलिए एक अच्छी सी साड़ी, कंघी, कील कांटे, थोड़ा सा मेकअप का सामान, फेस वॉश, नैपकिन सब रख लिया और बैग अलमारी में छुपा कर रख दिया। अभी देख लेंगे तो शुरू हो जाएंगे। किसे रिझाने जा रही हो? अब 4 लोग आएंगे तो उनके सामने खिलखिलाती तो नहीं जा सकती ना मैं। पर आजकल उसका सजना संवरना एकदम संदेह के घेरे में आने लगा है। सोने से पहले एक आध सीरियल देखने की उसकी आदत हुआ करती थी, पर अब तो टीवी उसके हिस्से में ही नहीं आता। कोई न कोई मैच हमेशा चलता ही रहता है। मैच न हो तो फॉर्मूला 1 रेस, वह भी न हो तो WWF तो है ही। पहले वाला समय होता तो वह अपने लिए अलग से एक टीवी ले लेती, पर पहले वाला समय होता तो पति दिन भर घर में क्यों दुबका रहता। आजकल वैसे तो उसे टीवी से चिढ़ सी होने लगी है, पर रात में उससे बड़ा सहारा रहता है। वह तो मनाती है कि ये बुद्धू बक्सा कभी बंद ही न हो, रात भर चलता रहे। वह चलता भी है शायद, पर देखने वाले का धैर्य चुक जाता है। इधर टीवी बंद होता है, उसकी छाती में डर के बगुले से उठने लगते हैं। दहशत से उसका खून जम सा जाता है। दिन भर बेचारा सा दिखने वाला यह आदमी रात में एकदम दरिंदा बन जाता है। उस देह व्यापार में प्रेम तो खैर होता ही नहीं है, वासना का पुट भी नहीं होता। होती है केवल नफरत, तिरस्कार। लगता है जैसे जमाने भर का प्रतिशोध वह उससे लेना चाहता है। पति के इस आक्रामक रवैये से उसकी सारी संवेदनाएं शिथिल हो जाती हैं। तब उसे और गुस्सा आता है। कहता है, अब मैं कमाता नहीं हूं न, इसलिए तुम्हें मुझ में रस नहीं रहा। लड़ झगड़कर पति तो मजे में सो जाते हैं और तृप्ति के खराटे भरने लगते हैं, पर उसे सारी रात नींद नहीं आती। सोचती है इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा है एक बारगी सब कुछ खत्म कर दे। पर फिर मासूम सुयश का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उसे किसके भरोसे छोड़ जाएगी वह, इस अकर्मण्य आदमी के? माना कि इस समय मामा के यहाँ अच्छे से पल रहा है, पर उसे सारी जिंदगी तो वहीं नहीं रखा जा सकता न। उसे कभी तो अपने घर, अपने लोगों के बीच लाना होगा। उन दिनों पति एकाएक घर बैठ गए थे। दफ्तर जाना उन्होंने एकदम बंद कर दिया था। जब भी कुछ पूछा वे जैसे काटने को दौड़ते थे। आमदनी के स्रोत एकदम सूख गए थे। कभी शौक से एक छोटी मोटी नौकरी कर ली थी, वही अब संजीवनी का काम दे रही थी, पर उससे पूरा तो नहीं पड़ता था न। पति से छुप कर ही फिर उसने पति के एक कुलीग से भेंट की। पता चला गबन के मामले में नौकरी से निकाल दिए गए हैं। उसके तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उसी व्यक्ति के साथ वह फिर बॉस से मिली। उन्होंने रूखे लहजे में कहा, जांच चल रही है, पूरी होने पर आपके पास नोटिस आ जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बॉस कुछ नरम पड़े, बोले, देखिए हमारे पुराने कर्मचारी हैं,
इसीलिए अभी तक हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। अगर रकम भर दें तो जांच रोक दी जाएगी, पर दोबारा काम पर लेना तो नामुमकिन है। उन्होंने जो रकम बताई, उसे सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने दोनों जेठ लोगों को खबर की। उन दोनों में से कोई भी नहीं आया, न उन्होंने कोई मदद की पेशकश की। उल्टे उस पर आरोपों की, उपदेशों की झड़ी लगा दी। तुम्हारी अनगिनत फरमाइशों के चलते उसे आज नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आदमी को चादर देखकर पांव पसारना चाहिए। तुम जैसी औरतों के कारण ही देश में भ्रष्टाचार पांव पसार रहा है। पति बेचारे करें भी तो क्या करें। वे दोनों बड़ी आसानी से यह भूल गए कि सबसे ज्यादा फरमाइशें उन्हीं लोगों की ओर से आती रही है। बिटिया की शादी तय कर दी है। तुम्हारे भरोसे ही वर पक्ष की सारी मांगे स्वीकार कर ली हैं। बेटे की एडमिशन करानी है, कुछ भेज सकते हो? दूसरी मंजिल बनवा रहा हूँ, मदद करनी पड़ेगी। मतलब यह कि जब भी इन लोगों के यहाँ से पत्र आए हैं, किसी मांग के साथ ही आए हैं। कई बार उसने ऐतराज भी किया तो पति ने डपट दिया, जिससे आशा होती है जो देने लायक होता है उसी से मांगा जाता है। सबकी आंखें मुझ पर लगी होती हैं, उन्हें कैसे निराश कर दूं। आज जब अपने पर समय आया है तो उन लोगों ने बड़ी निर्ममता से हाथ ऊंचे कर दिए हैं। हार कर फिर उसने सारी लाज शर्म ताक पर रखकर बड़े भैया को पीसीओ से फोन किया था। वे कृष्ण की तरह एक ही पुकार पर दौड़े चले आए थे। आते ही उन्होंने सारी कमान संभाल ली थी और पता नहीं कैसे सारा मामला सुलटा लिया था। जाने से पहले भैया ने घर में 6-8 महीने का राशन पानी, तेल साबुन सब भर दिया था। फिर बोले, देखो तुम्हारी यह लड़ाई अभी शुरू हुई है, वह लंबी चलेगी, वह तुम्हें ही लड़नी है। पर इस आपाधापी के बीच तुम क्या इस बच्चे पर ध्यान दे पाओगी? उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। यह सब सहने की उसकी उम्र नहीं है। उस पर इन परिस्थितियों का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब सब ठीक ठाक हो जाए तो इसे खुशी खुशी ले आना। भैया के इतने अनंत उपकार थे उस पर कि वह मना नहीं कर सकी। और यह भी तो एक उपकार ही था। अब कई बार मन होता है कि उसे फोन करके पूछे, बेटा तू मजे में तो है न? मामा पहले की तरह प्यार करते हैं न? मामी लाड करती है न? गुस्सा तो नहीं करती? समय से खाना वगैरह तो देती है न? मामा के बच्चे तंग तो नहीं करते? फिर उसे होश आता है कि वह तो बाहर से फोन कर लेगी, पर बच्चा तो सबके बीच में बैठकर जवाब देगा न। तब क्या वह अपने मन की बात कह पाएगा? कई बार सोचती है कि किसी इतवार की छुट्टी में औचक जाकर बच्चे को अपनी आंखों से देख ले। पर अगर वह खुश न हुआ तो क्या उसे छोड़कर आ पाएगी? उसका कुमलाया चेहरा क्या एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों से ओझल हो पाएगा? कितनी बार इच्छा होती है कि पति के साथ बेटे की यादों को शेयर करे, पर पति तो अपने आप में ऐसे सिमट गए हैं कि उनकी दुनिया में बेटे के लिए भी जगह नहीं है। सुबह उठी तो सिर भी भारी था और बदन भी टूट रहा था, पर उठना तो था ही। इतवार होने के बावजूद भी आराम की कोई गुंजाइश नहीं थी। नौकरी पेशा औरतों पर तो छुट्टी का दिन और भारी पड़ता है। उसे भी हफ्ते भर की सब्जी लानी थी, हफ्ते भर के कपड़े धोने थे, चादरें बदलनी थी, पर्दे बदलने थे, पतिदेव के लिए संडे स्पेशल नाश्ता बनाना था और आज तो दोनों वक्त का खाना भी बनाना था। सब कामों से निवृत्त होकर अपने पति को खाने के लिए बुलाया तो बोले, आज तो संडे है यार, और अभी तो नाश्ता किया है। मैंने बताया था न, मुझे आज जाना है। तो तुम जाओ, मैं खा लूंगा। उसने फिर खाना खाया, कपड़े बदले, अपना बैग उठाया और बाहर वाले कमरे में आ गई। पतिदेव हस्बे मामूल आराम कुर्सी में लेटे सिगरेट फूंक रहे थे और टीवी देख रहे थे। उसने सेंट्रल टेबल पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी की आवाज बंद की और कहा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। बोलो। उसकी और बिना देखे पति ने कहा, खाना सब टेबल पर लगा दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना।
जो आज्ञा। रिमोट दो। मैंने बताया था न कि आज हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम है। शाम को लौटने में देर हो सकती है, तो मेरा इंतजार मत कीजिएगा। समय से खाना खा लीजिएगा। कैसरोल में फुलकों के नीचे शाम के लिए पराठे हैं और सब्जी फ्रिज में है। ठीक है, पति ने कहा और रिमोट के लिए हाथ बढ़ाया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये आखिरी बात ध्यान से सुनिए। रात को लौटने में देर हो सकती है और मैडम अकेले आने नहीं देंगी। तो अगर कोई मुझे छोड़ने घर तक आए तो उनके सामने ही शुरू मत हो जाना। बाद में जो कहना होगा कह लीजिएगा। पिछली बार का ताना दे रही हो, यही समझ लीजिए। उस दिन बस खराब हो जाने से पिकनिक से लौटने में देर हो गई थी। सबके घर से फोन पर फोन आ रहे थे, पर मेरे घर वालों ने मुझे भगवान भरोसे छोड़ दिया था। स्कूल में हर एक के घर से कोई न कोई लेने पहुंचा था, पर मेरे यहाँ से कोई नहीं आया। मैडम ने फिक्रमंद होकर मेरे साथ किसी को भेजा, तो आप उनके साथ बदतमीजी से पेश आया, यही न? वह कुछ नहीं बोली। वह सारा प्रसंग याद करके उसका तन बदन इस समय भी जल उठा था। मेरी वजह से बहुत परेशान हो न तुम। बहुत तंग करता हूं न मैं तुम्हें। इसीलिए सोचता हूँ कि ये खेल खत्म ही कर डालूं तो अच्छा। मैं भी यही सोचती हूँ। वे चौंके। इतनी ऊब गई हो मुझसे? हाँ, बहुत ऊब गई हूँ। आपसे भी और अपने आप से भी। आपसे ही नहीं, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। सुबह से शाम तक खटती रहती हूँ, पर चैन का एक पल, प्यार का एक बोल नसीब नहीं होता। बस वही ताने उल्हाने। आप तो सिर्फ मरने की कोरी धमकियां देते हैं, पर मैं इस मरणांतक पीड़ा से रोज गुजर रही हूँ, पर मर नहीं पाती, क्योंकि मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए। यह ऐरे गैरों के बस की बात नहीं है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब वह किसके लिए कह रही है, अपने लिए या पति के लिए। पति को भी शायद यही असमंजस था। तभी उनका ध्यान उसके कंधे पर लटके बैग की ओर गया। रात को घर लौटने का इरादा नहीं है क्या? न लौटूंगी तो कहाँ जाऊंगी? इच्छा हो या न हो, आना तो यही है। फिर ये बैग किस लिए? बताया था न, शाम को कार्यक्रम है। बदलने के लिए एक साड़ी रख ली है। तुम्हें स्टेज पर तो नहीं जाना है न? तो क्या मेहमानों के सामने भूतनी सी घूमती रहूं? अभी जाते ही मुझे काम में जुट जाना होगा। शाम तक तो मेरा हुलिया देखने लायक हो जाएगा। साड़ी ले तो जा रही हूँ, बदलने के लिए समय मिले तब न। मिलेगा जी, खूब समय मिलेगा। कपड़े बदलने का भी और मुरीदों को रिझाने का भी। पति ने कुत्सित कटाक्ष किया। अब कौन रीझेगा मुझ पर? उसने चप्पल पहनते हुए कहा। मेरी सारी रौनक तो इस घर ने सोख ली है। कहते हुए वह बाहर निकल आई और उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसे लग रहा था कि अब अगर एक भी शब्द उसने सुना तो वह पागल हो जाएगी। सड़क पर आकर उसने एक बार खुलकर सांस ली और सारे अप्रिय प्रसंग को दिल से झटक दिया। एक बार स्कूल पहुंचने के बाद तो कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला। सारे काम मुंह बाए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपनी 4-5 प्रिय छात्राओं को साथ में लिया और रंगोली में जुट गई। इन छात्राओं को भी उसने इस कला में पारंगत कर दिया था। पूरा 1 घंटा लग गया था स्टेज के सामने उस सुंदर कलाकृति को उकेरने में। उसके बीचों बीच दक्षिणी भारतीय ढंग का पीतल का बड़ा सा दीपक रख दिया गया। फिर स्टेज को फूल मालाओं से, आम्र पत्तों के तोरण से, रेशम की लड़ियों से सजाया गया। गेट से लेकर स्टेज तक गमलों की सुंदर कतार लगाई गई। जगह जगह अगरबत्तियां खोस दी ताकि वातावरण सुगंधित बना रहे। यह सब करते कराते 5:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। वह भागकर स्टाफ रूम में पहुंची। अपने लंबे घने बालों का उसने प्यारा सा जूड़ा बनाया। अपने लिए एक गजरा बचा लिया था, उसने वह उस पर टांक दिया। प्यारी सी पोचम पल्ली, पत नलोर, हल्का सा मेकअप किया। होठों पर लिपस्टिक फेरते हुए अनायास हाथ कांप गए। लगा कि पति परमेश्वर दरवाजे से झांक रहे हैं और उनकी आंखों में वही कुत्सित व्यंग्य झलक रहा है। तैयार होने के बाद
उसने मोतियों की एक लड़ी गले में डाल ली। इसे वह बड़े यत्न से पर्स में छुपाकर लाई थी। उसके पास अब एकमात्र यही जेवर बचा था। बड़े भैया जब सारा काम सुलटाकर वापस जा रहे थे, तो वह उनके पास जाकर खड़ी हुई। अपने गहनों का पर्स उसने भैया के सामने उलट दिया और कहा, भैया, मैं नहीं जानती आपने कितना खर्च किया और कहाँ से किया। उनका अंशतः भुगतान भी यदि। भैया का चेहरा एकदम तमतमा गया, आंखें अंगार हो गई। पगला गई हो तुम? मैं तुम्हारे गहने लूंगा? उसका चेहरा इतना सा निकल आया, आंखें डबडबा गई। कुछ क्षण बाद भैया का आवेश भी थोड़ा ठंडा पड़ गया। बोले, ऑन द सेकंड थॉट, मैं सोचता हूँ ये गहने ले ही जाऊं। सुयश की अमानत के रूप में ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। यहाँ रखना ठीक नहीं है। वे लोग किसी भी दिन तुम्हारे घर की या लॉकर की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन अब तो सारा मामला सुलझ गया है न। पर अभी उन्होंने हमें क्लीन चिट तो नहीं दी है न। बस यही कह सकते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है। हे भगवान, तो क्या सारी जिंदगी इसी सांसत में जीना होगा? जैसा कि तय था, कार्यक्रम ठीक 10 बजे समाप्त हो गया। सामान उठाते धरते, लड़कियों को पालकों के सुपुर्द करते कराते 10:30 बज गए। जैसा कि अंदेशा था, चलते समय मैडम ने तिवारी को उसके साथ कर दिया। उसने भी बहसबाजी नहीं की और चुपचाप स्कूटर पर बैठ गई। चौराहे पर आते ही उसने कहा, तिवारी जी, मुझे यहाँ उतार दीजिए प्लीज। मैं रिक्शे से घर चली जाऊंगी। आप भी अब घर जाइए, बहुत देर हो गई है। इत्मीनान रखिए, मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा। तिवारी जी ने जरा भी हीलो हुज्जत नहीं की। लगा कि वे बेमन से ही इस काम के लिए तैयार हुए थे। उतनी रात में रिक्शा मिलना जरा मुश्किल था, पर वे सौजन्यवश उतनी देर उसके साथ खड़े रहे। उसके रिक्शा में बैठते ही हाथ हिलाकर विदा हो गए। रिक्शे में बैठने के बाद उसे घर की सुधाई, वह सब याद आने लगा जो चलते समय हुआ। वे सारे संवाद जो उन दोनों के बीच हुए थे। आज कुछ ज्यादा ही तीखा, ज्यादा ही कड़वा बोल गई थी वह। ये तक कह दिया था कि आप तो मरने की कोरी धमकियां देते रहते हो। कहीं इस बात को सचमुच दिल से लगा लिया हो तो? सचमुच ही कुछ कर लिया हो तो? और कुछ नहीं तो घर ही छोड़कर निकल गए हो तो? आधी रात को वह कहाँ ढूंढने जाएगी? और मिलेंगे भी तो पता नहीं कहाँ, किस अवस्था में। नाना तरह की आशंकाओं से उसका दिल धड़कने लगा, कलेजा मुंह को आने लगा। घर पहुंचते ही पहले उसने रिक्शे से बाहर झांका। खिड़कियों के पर्दों से भीतर का प्रकाश छनकर बाहर आ रहा था। मतलब घर पर तो हैं, पर कैसे हैं, किस अवस्था में हैं? पैसे देकर जब रिक्शे को विदा कर दिया, तब उसे टीवी की आवाज सुनाई दी। शायद मैच के आखिरी ओवर्स चल रहे थे। प्रेक्षकों की उत्सुकता चरम पर थी। यह शोर से जाहिर हो रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, श्रीमान जी बदस्तूर आराम कुर्सी में लेटे सिगरेट फूंक रहे थे और मैच देख रहे थे। तभी फील्डर के हाथों एक कैच छूटा और पति ने इतनी भद्दी गाली दी कि उसके कान झनझना उठे। उसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई। छी, ये आदमी है या चिकना घड़ा? क्या इसकी रीढ़ में हड्डी ही नहीं है? क्या मान अपमान सब उठाकर इसने खूंटी पर टांग दिए हैं? और इस अकर्मण्य बेशरम आदमी के लिए मैं पूरे रास्ते चिंता करती आई हूँ, देवी देवता मनाती चली हूँ। क्या इसमें अब जरा भी स्पार्क नहीं रहा? ऐसे बेगैरत आदमी के साथ कोई एक छत के नीचे कैसे रह सकता है? घंटी बजाने के लिए उठा हुआ उसका हाथ अपने आप नीचे आ गया और वह वहीं सीढ़ियों पर धम से बैठ गई।